अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे आज़म चौधरी साहब, एडवोकेट शेख मुनीब साहब, जबकि फ़ारूक हमीद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप लिंक के थ्रू, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब। तमाम माहिरीन का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात होगी नैब के हवाले से। नैब जिसके किरदार पर सवालिया निशान, और बहुत से इस वक्त अदलिया हो, सियासतदान हो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो, नैब के हवाले से परेशान ही दिखाई दे रही है। नैब कवानीन या नैब तरामीम कह लीजिए, उसके हवाले से एक डेड लॉक है और समझ नहीं आ रहा कि मुख्तलिफ फॉर्म्स पर जो बात हो रही है उसका निचोड़ क्या निकलेगा। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि नैब तरामीम से पहले शरीफ ख़ानदान ज़ेर अताब रहा। मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, हमज़ा शहबाज शरीफ और इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी। इसके अलावा लंबी तवील फहरिस्त है जो कि इसमें थी, जो नैब के ज़ेर अताब थे और काफ़ी परेशानियाँ उन्हें भुगतना पड़ी। खैर, नई नैब तरामीम के बाद जो सबसे बड़ी बेनिफिशल थी इसकी, वो रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा। अब जो हमारा सवाल है वो इससे जुड़ा यही है, जो कि हम अपने माहिरीन के सामने भी रखेंगे और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए भी ये सवाल आपके सामने मौजूद रहेगा। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, वो भी हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। खैर, जो मेरा सवाल है इससे वो ये है कि नैब से तमाम सियासी जमातें तंग हैं, मगर इसका मुतबादिल क्या है? जी आज़म साहब। देखें, ये जितनी सियासी जमातें हैं उनकी तो किसी की भी ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का कोई निज़ाम हो। आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है तब से हम करप्शन की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पिछले 30-35 साल से हम अपनी आंखों से देख रहे हैं करप्शन की अंबार और करप्शन की स्टोरियाँ। लेकिन करप्शन को काउंटर करने के लिए या करप्शन पर काबू पाने के लिए जो जो अदारे माजी के अंदर एहतसाब ब्यूरो बनाया गया या ये नैब बनाया गया, किसी को भी आज तक ये ना उसको एम्पावर किया गया कि वो इन लोगों से बाजियाब करवा ले कोई लूटी हुई रकम, लूटे हुए जो पाकिस्तान के एसेट्स हैं। लेकिन दावे बहुत बड़े बड़े जब हुकूमत में आते हैं, जब ये नैब के चेयरमैन अपॉइंट करते हैं, उस वक्त तो सारे एक पेज पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर सब एक पेज पे होकर उसको अपॉइंट करते हैं। जब नैब कवानीन के अंदर तरामीम की बात आती है, वहां पर आके जब इनके मुफाद की बात होगी वहां पे यकजा होंगे। जहां पे मुफाद का टकराव आएगा वहां पे तनकीद का निशाना बनाना शुरू करेंगे। आप देखें ना, हालिया जो नैब में तरामीम की गई थी उसमें कम से कम करप्शन की जो लिमिट है वो 50 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान में 50 करोड़ से नीचे जो करप्शन करेगा वो करप्शन नहीं है। 50 से ऊपर जो करप्शन करेगा सिर्फ वही नैब के उसके दायरा इख्तियार में आएगा। देखिए, ये कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई एहतसाब का ऐसा अदारा मजबूत हो जो मुल्क के अंदर करप्शन पर काबू पाए, क्योंकि उसमें सिर्फ ये सियासतदान बेनिफिशरी नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी बेनिफिशरी हैं। उसमें वो वाले कारोबारी लोग जो हुकूमत के साथ मिलके जो ठेकों में या कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर घपले करते हैं, वो लोग भी बेनिफिशरी हैं। लिहाजा हर किसी की ख्वाहिश है कि यहाँ पे एहतसाब का निज़ाम कमज़ोर किया जाए। बेशक इसमें नैब की बेशुमार हमें उसकी कोताहियाँ नज़र आती हैं, लेकिन बात यह है कि नैब जो उनके पास एविडेंस होगी, जो उनके पास कुछ सबूत सामने आएंगे, वही रेफरेंस बना के अदालत में पेश किया जाएगा। अगर वहाँ पे एविडेंस ही नहीं होंगी, बज़ाहिर तो बहुत बड़ी बड़ी एम्पायर हमें करप्शन की नज़र आती है खड़ी हुई, लेकिन नैब के पास वो एविडेंस नहीं होती। अब यहाँ पे आके किसकी कमज़ोरी है? नैब की अपनी कमज़ोरी है या उन लोगों की कारीगरी है कि वो उसमें फ्लाज नहीं छोड़ते कि नैब को कोई सबूत मिल जाए? ये चीज़ एक काबिल गौर है। इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि यहाँ पे कौन कौन सी तरामीम की ज़रूरत है कि एक रेफरेंस ऐसा मजबूत हो कि इन लोगों से रिकवरीज यकीनी बनाई जा सके। लेकिन सिर्फ नैब को तनकीद का निशाना बना के उस अदारे को कमज़ोर करना, मैं समझता हूँ यह मुनासिब रवैया नहीं है। पाकिस्तान में एहतसाब का कोई ना कोई निज़ाम ऐसा होना चाहिए जो करप्शन करने वाले, लूट मार करने वाले को, गिरबान को पकड़ सके। ठीक है, मुनीब साहब आपकी जानिब में आ जाती हूँ। आप अग्री करते हैं आदिल साहब के इस पॉइंट से, लेकिन मेरा सवाल मैं आपके सामने एक बार फिर से रख देती हूँ। आपको क्या मुतबादिल नज़र आता है? क्योंकि एहतसाब का ये इदारा है और एहतसाब से बचने के तरीके फराम किए जा रहे हैं इस इदारे की जानिब से, आप क्या कहेंगे? मैं आज़म साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, बात तो ये है कि यहाँ पे क्रिमिनल अगर एक्टिविटी होती है, कोई करप्शन होती है, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ एहतसाब का अदारा जो नैब बनाया गया है, इस वजह से ये करप्शन को एलिमिनेट किया जाए, करप्शन की रोकथाम की जाए। तो बात ये है कि उसमें ये हमारी पॉलिटिकल जो एंटिटीज़ हैं इनका इंटरफेरेंस रहता है, हमेशा डायरेक्ट रोल रहे। और ये पहले बता रहे होते कि जी फ़लाँ दिन फ़लाँ बंदे की गिरफ्तारी हो जाएगी, फ़लाँ अरेस्ट हो जाएगा, फ़लाँ की एक्विटल हो जाएगी।
तो ये चीज़ें बाहर आ जाती। इट्स मीन्स जो हमारी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं उनकी इंटरफेरेंस रहती है नैब के साथ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें नैब को एक ऑटोनोमस अदारा बनाना चाहिए। उनको जो पावर हैं वो हमें डेलीगेट जो कर रहे हैं तो उनको वो दे दीजिए। हमें जब डेलीगेट पावर कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि भाई हमें कौन सी चीज़, कौन सा इनको कितनी हद तक इनको डेलीगेशन अपना पावर दी जाए, कितना इख्तियार दिया जाए कानून बनाने का, तो वो एक ऑटोनोमस नहीं उनको बनाया जाता। अब देखिए अमेरिका में जो कंसेप्ट है पावर का, वो सेपरेशन ऑफ पावर का है। अगर यहाँ पे हम अपने तमाम अदारों को एक ये कंसेप्ट दे दी जाए कि जब एक अदारा बना दिया गया, अगर एहतसाब करना है तो उसको एक सेपरेशन पावर ऑफ के तहत उसको एक ऑटोनोमस अदारा बना दिया जाए। वो फिर देखे कहाँ करप्शन हो रही है, फिर उन पे वो गिरफ्त डाले और उनको जौन सा मंतकी इंजाम तक पहुँचाए। तो यहाँ तो बात ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारा ये जो एहतसाब का अदारा है, ये अपना पॉलिटिकल जो हमारे एंटिटीज़ हैं इनकी वफादारियों को चेंज करने के लिए, अपने मंशा के मुताबिक मामला को आगे चलाने के लिए इस अदारे को इस्तेमाल किया जाता है। तो इमरान खान साहब भी बड़ा करप्शन का बड़ा आने से पहले अपना वाह तो सर इसका मुतबादल क्या होना चाहिए फिर? मुतबादल देखिए, आप कोई भी अदारा बना लें, कोई भी बना लें, एक्स बना लें, वाई बना लें, नैब भी एक अदारा है। तो अब बात वही आ जाती है कि आप जब भी कोई ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट बनाएं उसमें एक कंसेप्ट मुतारफ करें, सेपरेशन ऑफ पावर। अब जो कुछ करना है वो एक हतमी जो पावर है उसके पास, उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। हम अफसोस की बात ये है कि हमारी हुकूमत वाले आते हैं तो वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करते हैं, अपने बैठ के उसको नैब का उसको चेयरमैन को ले आते हैं। ठीक है, और आपके मुताबिक के जो हुकूमतें हैं वो अपने मकासद के लिए नैब को इस्तेमाल करती है, हसूल के लिए, पॉलिटिकल एंजिनियरिंग के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। फारूक हमीद साहब, आपको क्या लगता है कि इसका फिर मुतबादिल क्या होना चाहिए? देखिए जी, बात ये है कि मैं खुद नैब पंजाब में रहा हूँ एज अ डायरेक्टर, और हुआ ये है कि जो नैब का इनिशियल कानून था जो पहले 3 साल जनरल मुशर्रफ के आने के बाद, उसमें नैब ने दबा के लोगों के गर्दन दबा के और अरबों रुपए निकलवाए चोर डाकुओं से। लेकिन गड़बड़ हुई जब 2002 में PMLQ बनी और सियासतदान और ये लोग सारे मैदान में आ गए, तो फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज होने शुरू हो गए और वहां पे नैब कमजोर होना शुरू हुआ। एग्जाम्पल देता हूँ, स्टॉक मार्केट स्कैम 2006 का, शुगर स्कैम 2006 का, जो बड़े बड़े मेगा स्कैम थे उनको PMLQ की जो गवर्नमेंट थी, जब शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने नैब को आगे प्रोसेस करने नहीं किया उन केसेस का, जिसपे उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल शाहिद अजीज रिजाइन कर गए थे। फिर उसके बाद NRO आ गया, उस NRO ने नैब की जितनी थोड़ी बहुत इज्जत लाएगी थी वो तबाह करके रख दी। जनरल मुशर्रफ के NRO की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, पाकिस्तान में माफिया आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो माफिया सिस्टम है, वो माफिया हमारी गवर्नमेंट के अंदर है, वो माफिया हर सेक्टर में बैठे हुए हैं। आप देखें कि अभी रिसेंटली शुगर स्कैम हुआ, आटा स्कैम हुआ, पिछली गवर्नमेंट में एक बंदा भी पकड़ा गया। और अब तो मज़े की है कि इतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई पिछले 10-12 साल में नैब में कि केसेस खत्म करवाए गए और पता नहीं क्या गलत काम किया गया। और कानून ला के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल फायदों के लिए कानून ला के नैब को बिल्कुल कमजोर कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त नैब का नसर सुन रहे हैं, उनको चाहिए, और ये पाकिस्तान के मफाद में है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है। देखें, आप फ्री फॉर ऑल करप्शन अलाउड नहीं कर सकते पाकिस्तान में। डिटेरेंस होना चाहिए, कानून को सख्त होना चाहिए, ये जितनी अमेंडमेंट्स किए इनको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। आप मुझे बताएं, जिस तरह आजम चौधरी साहब कह रहे हैं 50 करोड़ से कम आप लूट के खा जाएं और कहें जी ये तो करप्शन कोई नहीं है। करप्शन तो आपने इस पार्लियामेंट के कानून से लीगलाइज कर दिया पाकिस्तान में। ये तो बड़ा जुल्म हुआ पाकिस्तान के ऊपर, माशरे के ऊपर। तभी आप देखें हम हमारी हालत क्या होगी इकोनॉमिकली, क्योंकि चोर डाकू समझ रहे हैं कि हमें को पकड़ ही कोई नहीं सकता, हम जब चाहे कानून भी चेंज कर लेंगे, हम जब चाहे ये भी कर लेंगे, करवा लेंगे वगैरह वगैरह, जो लोग हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ। दूसरी बात ये है, अगर चीफ जस्टिस साहब इस कानून को स्ट्राइक डाउन करते हैं तो फिर मैं आपको बता दूं, ये पहले भी हो चुका हुआ है। जनरल मुशर्रफ का स्ट्राइक डाउन किया था अपना चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने, वो क्या हुआ, बाय द टाइम उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया 2009 में, वो NRO की वजह से जितने लोगों के एसेट्स और पैसे सीज किए थे नैब ने, वो सब निकाल के ले गए और केसेस दोबारा जब खुले तो वो अपनी मौत खुद ही मर गए। अभी भी अगर जब होगा, मैं समझता हूँ टू लेट, चीफ जस्टिस साहब ने लेट कर दिया, इनको पहले करना चाहिए था। अब
उनके जाने में भी 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं। आप मुझे ये बताएं केसेस अगर खुलते हैं दोबारा वो फिर अपनी मौत खुद को खुद मर जाएंगे। द माफिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान। 2 NRO इतनी एमनेस्टी यानी कि उन्होंने साबित कर दिया कि उन्होंने नैब को भी शिकस्त दी है, उन्हें रियासत पाकिस्तान को भी शिकस्त दी है। ठीक हो तो गया। हल एक ही है, जी। नैब को ताकत को रिस्टोर करें, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुतबादिल इसका कोई नहीं है आपके मुताबिक, लेकिन यह है कि इसको दोबारा से रिस्टोर करने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस के भी फ़हीम आपकी जानिब आऊँगी, और चीफ जस्टिस साहब के भी मैं बता दूं आपको कि तहफ़्फ़ुज़ात थे आज की प्रोसीडिंग्स में नैब तरमीम के हवाले से, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दिए। लेकिन वही बात के तंग तो सियासतदान भी हैं, इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन मुतबादिल हमारे सामने तो फ़िलहाल कुछ नहीं आ रहा। फ़ारूक साहब की बात से अगर जोड़ लें इसको कि जी ठीक है, इसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है, मुतबादिल तो इसका कुछ नहीं। देखिए सर ना, जल्दी जल्दी जो है मैं अपने साथियों की बातों पे कुछ कमेंट्स करके आगे बढ़ूंगा और आपके सवाल पर आऊंगा। एक बात तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले की एक अमरीकी रियासत है, उसने अपने यहाँ ये किया कि उनके यहाँ जेलों में जगह नहीं रही थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि $9 से कम की चोरी जो है वो तस्वुर नहीं की जाएगी। ये उन्होंने क्यों किया था कि उनके यहाँ जेलों में जगह खत्म हो रही थी। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया, वहाँ पर जो सुपर स्टोर्स हैं, जो शॉप्स हैं, वहाँ पर बाकायदा तौर पर चोरों ने आकर जो है वो लूटना शुरू कर दिया। $9 से कम की चीज़ उठा के चले जाते। अगर किसी को रोकने की कोशिश की तो चोरों ने उल्टा केस कर दिया कि जी हमें जो है वो रोका गया है। मैं आज़म साहब आप ही की जानिब आ जाती हूँ, आपसे मैं सवाल कर लेती हूँ, इसी नैब की वजह से कितने ही ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने एक नोटिस मिलने पर नैब की जानिब से खुदकुशियाँ भी की हैं। सर ऐसे में फिर कहाँ स्टैंड करता है ये इदारा? देखिए, जब आप अदारों को, जिस तरह थोड़ी देर पहले शेख साहब भी कह रहे थे कि अदारे को आपको खुद मुख्तार बनाना होगा, जब अदारों को आप खुद मुख्तार नहीं बनाएंगे आपको बहुत सारे मसाइल भी उसमें फेस करने पड़ेंगे। जब नैब शुरू में बना था, जो ब्रिगेडियर साहब जिसका जिक्र कर रहे थे फ़ारूक हमीद साहब, उस वक्त भी ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए कि कुछ लोग उस वक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें मेरे इल्म में एक इरीगेशन डिपार्टमेंट का एक केस है। कई साल वो लोग गिरफ्तार रह के जेलों के अंदर रहे, लेकिन कई साल बाद नैब कोर्ट ने उनको बेगुनाह करार दिया। लेकिन उन्होंने जो वक्त जेलों के अंदर गुजारा, अपनी ख़ानदानों से दूर गुजारा और इतना वो तकलीफ़ और दुख बर्दाश्त किया, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। इस दौरान बहुत सारे लोग जान से भी गए, बहुत सारे लोग जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क भी छोड़ कर गए। अच्छा, ये चीज़ें आज भी हमें देखने को मिल रही हैं। आज भी हम अपना जो निज़ाम देख रहे हैं, जो इंसाफ का निज़ाम, आज भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। ये अभी 2-3 दिन पहले आपको याद होगा चेयरमैन PTI का केस लगा था, तो उनके वकील शुएब शाहीन साहब ने उन्होंने कहा था कि आज आप बेल दे रहे हैं तो जो 25 दिन उन्होंने गुजारे हैं तो उसकी रेमेडी क्या है। ये देखें, ये वो लोग हैं जो मीडिया पे आ गए, जो फेसेस हैं जिन पे शोर मच गया। आम आदमी जो है उसका तो पता ही नहीं चलता कि उस बेचारे के साथ क्या हो रहा है। दादा ने केस किया, पोतों के दौर में जाके फैसला हुआ, इस दौरान पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुसीबतें झेली। लेकिन हमें पूरे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अपने जुडिशल सिस्टम के अंदर, और अपना जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसका ये मतलब नहीं है कि जिस तरह अभी फ़हीम साहब ने बड़ी अच्छी मिसाल दी, $9 से नीचे जब आप छोड़ देंगे तो लूट मार शुरू हो जाएगी। 50 करोड़ तक आपने यहाँ पे माफ़ी दे दी कि 50 करोड़ तक करप्शन ही नहीं है। अब तो लीगल है उन लोगों के लिए, वो 50 करोड़ तक लूटे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। वो 50 करोड़ के 3-3 4-4 वो बना लेंगे अपने स्पेल। आज़म साहब मैं पूछ लेती हूँ, फ़हीम आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि फिर क्या होना चाहिए? अगर नैब ना हो तो नैब का मुतबादिल क्या हो सकता है? जरूरत क्या है नैब की भाई? आपने 10 और इदारे बनाए हुए हैं। आप पुलिस से जब आपको करप्शन का कोई केस बनाना होता है आप पुलिस के जरिए भी बना देते हैं। एंटी करप्शन भी आपके पास वफाकी सतह पर भी मौजूद है, सूबाई सतह पर भी मौजूद है, FIA आपके मौजूद है। ये FIA के अफसरान को आप ट्रांसफर करते हैं ना नैब में, ये पुलिस के अफसरान को आप नैब में ट्रांसफर करते हैं ना। नैब बेसिकली वही सियासी इंजीनियरिंग के लिए एक इदारा बनाया था, और वो कर क्या रहा था? 26 साल से क्या माशाल्लाह से जो है अफसरान अपने अपने नहीं एक जुमला सुन लीजिए, उनके अफसरान जो है अपने कमरों में जो है वो गुलों को चूम रहे थे। आई थी ना वीडियोस, तैयबा गुल का केस है ना हमारे सामने, इसलिए बनाई थी आपने ये नैब का इदारा। क्या जरूरत है इस केस की? नहीं हमें जरूरत है इनके। ये अगर आपको इस मुल्क से करप्शन रोकना है ना तो आपको लोगों को समझाना होगा कि जनाब सिविक सेंस क्या है। लोगों को आपको समझाना होगा कि इस मुल्क की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें। लोगों को समझाना होगा कि हराम और हलाल का फर्क क्या है। सिर्फ ये समझाना और कुछ नहीं। लोगों को उनके हुकूक दे दीजिए, लोग खुद ब खुद वो आ जाएंगे। अब जल्दी से मैं इस बात के ऊपर आ जाता हूँ कि ये
तरामीम हुई कब थी? ये तरामीम हुई थी दिसंबर 2022 में। उन तरामीम के बाद जो है अब तक फायदा किसको हुआ है, बेनिफिशरीज कौन कौन है, जरा उठा के देख लीजिए पूरी लिस्ट। आपको सिर्फ सियासतदान आपको नजर आएंगे, शहबाज शरीफ बरी, फवाद हसन फवाद बरी, हसन इकबाल बरी, मरियम नवाज साहिबा बरी। और सिर्फ यही नहीं, वो केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक तरमीम ये भी बड़े मजे की हुई थी कि वो केसेस जिनमें अभी चलान पेश करना है उन केसेस को भी जो है अब नई तरामीम के तहत देखा जाएगा। यार क्या किया है आपने इस मुल्क के साथ और क्या करते रहे। और उस वक्त जुमला क्या था, वो जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जुमला ये था कि जी मईशत का पहिया चलाने के लिए कारोबारी अफराद और ब्यूरोक्रेसी के एतमाद देने के लिए नैब तरामीम की जा रही है। क्या हाल है मईशत का? आज आपके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1200 पॉइंट गिरी है। आप कहते हैं कि मईशत का पहिया चलाने के लिए आपने किया था। यार किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। ठीक है फहीम, ये तो वही बात हो गई कि डार साहब आए थे मुल्क में और मुल्की मुफाद में वो पेट्रोल महंगा करने के बड़े ही सख्त फैसले कर गए। मुनीब साहब आप कैसे कमेंट करेंगे इस पर? ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नैब और पाकिस्तान साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन जब तक आप इन लोगों की सियासतदानों के इंटरफेरेंस ख़त्म नहीं करेंगे तो ये सवाल आप करते ही रहेंगे। बात ये कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अपने नैब को, तमाम दूसरे अदारों को जिन्होंने कानून को नाफिज करना है, जिन्होंने अमन आमा का मामला देखना है, ये करप्शन को पकड़ना है, इनको आप ऑटोनोमस बनाएं, इनको सेपरेशन ऑफ पावर करें, इनको इख्तियार दें। यहाँ पनिशमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए, कन्विक्शन के बाद पनिशमेंट होनी चाहिए। तो बात यह है कि जब तक कन्विक्शन प्रॉपर नहीं होगी, हमारे मुलज़म उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। आपकी सियासत सबसे ज़्यादा करप्शन मुझे बताएं, जहाँ इंसाफ मिलता है अदालतें हैं, सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ पे आपके। तो बात यह कि हमें अपने अदारों को पहले उनको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। तो सर तरामीम में फिर मसाइल क्या है? फिर तरामीम तो फिर हो जानी चाहिए वक्त और मौके की मुनासबत से। चले फारूक हमीद साहब से पूछ लेती हूँ। जी हमीद साहब। देखें जी, मैं एक बात मैं अपनी मोहतरम एग्री करूंगा। आप रियासत पाकिस्तान ने नैब के ऊपर पिछले 24 सालों में अरबों रुपए, खरबों रुपए खर्च किए हैं और एक पूरा निजाम ऑन ग्राउंड है। सैकड़ों लोग जो हैं वो ट्रेन हुए हैं पाकिस्तान में बाहर, इनकी अपनी फोरेंसिक लैब है, अपनी ट्रेनिंग एकेडमी है वगैरह वगैरह। बिल्कुल इदारे में गलतियां हैं, इदारे में काली भेड़ी भी हैं, मैं मानता हूँ ये तमाम चीजें। लेकिन पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है लीगल, वो आगे केसेस को चलने नहीं देता है। वो यही वजह है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से प्रोसिक्यूशन कमजोर होती है। अगर कामयाबी हो जाते हैं कन्विक्शन में, वो अगले स्टेप पे जाके जरा मामला फिर उल्टा हो जाता है। तो ये हमारा लीगल सिस्टम जो है उसको भी एहतसाब जो है कि अमल को मेंटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मैं ये कह दूं, आपने आज नैब बंद कर दिया तो ये जितने माफिया के लोग हैं, जितने बड़े ये अशराफिया के लोग हैं, करप्ट एलीट जिसको मैं कहता हूँ, वो तो दंदनाते फिरेंगे, वो तो खुश होंगे कि हमने इदारा बंद करवा दिया। इदारा मत बंद करें, इदारे को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसकी खामियां दूर करें। ये मैं बात। फहीम आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ पॉइंट है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के हवाले से भी कहिएगा। एक क्विक कमेंट सिर्फ और सिर्फ, नैब खत्म हो जाएगा, मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी। बस एक क्विक कमेंट यह है कि आप नैब की अदालतों के तहत स्पीडी ट्रायल कराएं। चंद सियासतदानों को, करप्ट अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को, कारोबारी अफराद को लटका दें, इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगा। आजम साहब, डू यू एग्री? मैं इंडोर्स करता हूं। जब तक आप मसाले कायम नहीं करेंगे तो इस मुल्क के अंदर करप्शन खत्म नहीं हो सकती। क्विक कन्विक्शंस हो और बड़े बड़े लोग याद रखें, जब बड़े लोगों को आप पकड़ेंगे तो नीचे वाले खुद ब खुद वो डिटरेंस कायम हो जाएगा। ठीक, अब मुझे ब्रेक की तरफ आगे जाना है। आप लोगों का सबका पॉइंट मेरे सामने आ चुका है, पॉइंट क्लियर है और सूरत हाल सिर्फ यही है कि तरामीम जो कि होनी नहीं चाहिए थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए था, हमारे तज्जियाकारों के मुताबिक यही सोल्यूशन है जो कि सामने आया है। अब ब्रेक की तरफ आगे बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। बुरा हाल है इस वक्त, महंगाई से लोग परेशान हैं। ना सिर्फ परेशान है, इस वक्त बात खुदकुशियों तक पहुंच चुकी है। और पेट्रोल क्या, बिजली क्या,
जिस चीज़ की कीमत का आप अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है, डॉलर कहाँ तक पहुँच चुका है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रिलीफ आवाम के लिए है ही नहीं, और सियासतदान हैं जो कि सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम गेम, और निगरान हुकूमत है इस हवाले से अभी तक तो कुछ करती दिखाई नहीं दे रही। नोटिस तो बहुत लिए गए हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, लेकिन किया कुछ नहीं गया, ना ही बिजली के हवाले से ना ही पेट्रोल के हवाले से। सूरत हाल ये है कि मुल्की मईशत का पहिया जो कि डामाडोल है, पीपल्स पार्टी ज़ेर अताब आ चुकी है, PTI का जो हाल हो रहा है वो आपके सामने है। ऐसे में फजलुर रहमान काफ़ी खामोश दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों हैं ये तो हम अपने माहिरीन से ही पूछेंगे, जबकि PTI और पीपल्स पार्टी जल्द इलेक्शन चाहती है, 90 रोज़ का अल्टीमेटम भी दिया गया इस हवाले से। अच्छा, जो अब सूरत हाल है मुल्की सियासी सूरत हाल, उसमें जो नून लीग है वो सब इस टाइम देख रहे हैं नवाज शरीफ की तरफ कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे और मुल्की मईशत का पहिया तेज़ी से चल पड़ेगा। अच्छा, सवाल हमारा इससे रिलेटेड यही है कि क्या नवाज शरीफ मुल्की मसाइल वाकई में हल कर सकते हैं? आज़म साहब, ये तो आप मजाक कर रही हैं मुझसे। आप कह रही हैं कि मईशत का हल नवाज शरीफ के पास है। मैं समझता हूँ कि इस मईशत को तबाह करने का जिम्मेदार वो मियाँ नवाज शरीफ है। आप कैसे उसको हल कह सकती हैं? अभी तो 16 माह की मईशत देख लें, 16 माह उन्हीं की पॉलिसियाँ चली हैं ना, और इस मईशत को कहाँ से कहाँ ले आए हैं और इस कौम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया गया है। अब मरियम नवाज साहबा की बातें ना किया करें, उनके दावे नारे आप उसकी बेस पे जो है ना ये प्रोग्राम नहीं कर सकते हम कि मईशत नवाज शरीफ आएंगे तो मईशत ठीक होगी। नवाज शरीफ पहले वापस तो आए, नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड है और एब्सकॉन्डर हैं, वो पहले वापस आए, पहले पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसको फेस करें, अपने केसेस को फेस करें, उसके बाद मईशत की तरफ जाए। और उसके बाद चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का देखें उनको बड़े मौके मिले हैं। पाकिस्तान में 3 दफ़ा हुक्मरानी वो कर चुके हैं। अच्छा। और अब चौथी दफ़ा के वो फिर उम्मीदवार हैं। अगर वो 3 दफ़ा जब हुक्मरानी की थी, सक्सेस स्टोरीज़ बहुत सुनाते हैं, लेकिन वो सारी सक्सेस स्टोरीज़ अगर आप उस पर थोड़ा सा गौर करें तो वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म मईशत को स्ट्रॉन्ग करने वाली पॉलिसीज उसमें नहीं है। ठीक है, अगर उनकी नीयत होती कि हम पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, वो ऐसी पॉलिसीज लेके आते जो आगे कई दहाइयों तक वो कंटिन्यू करते हैं और पाकिस्तान मजबूत होता। लेकिन उनका मकसद ये होता था कि ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जो हर बंदे को नज़र आए। उसमें पॉलिसीज़ नहीं होती थी, उसमें विजुअल होते थे। मोटरवे आ गया, उसमें ओवरहेड ब्रिज आ गए, उसमें मेट्रो आ गई, उसमें ऑरेंज लाइन। ये वो है जब आप एरियल व्यू लेते हैं, जब आप जहाज़ पे सफ़र करते हैं, आपको ऊपर से ये वाले प्रोजेक्ट बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से हम खोखली मईशत लेके बैठे हैं और ऊपर हमने इसी तरह जिस तरह के मेकअप कर दें किसी को तो चेहरा कुछ और नज़र आएगा, मेकअप के बगैर चेहरा कुछ और नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो अभी दावे कर रहे हैं ना, और मैं समझता हूँ इस वक्त इंतखाबात में जो इस वक्त तख़ीर की जा रही है वो एक फ़र्द वाहिद की खातर की जा रही है, मियाँ नवाज शरीफ की खातर की जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ इस वक्त चाह रही हैं कि पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी लानी है तो इंतखाबात ज़रूरी हैं, क्योंकि तब तक मईशत नहीं मजबूत होगी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब आप इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ बहुत देर पहले कह चुके थे कि इंतखाबात होंगे फरवरी मिड में, और देखें सारा प्लान उसी तरफ लेके जा रहा है। मुझे तो इलेक्शन कमीशन जो लगता है कि वो यहाँ से पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रहा, वो लंदन से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना प्लान तैयार करता है और उसी तरह वो लेके चल रहा है। देखें आप आइन की रूह से अगर आप देखते हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने थे, पंजाब और KP के नहीं करवाए। उसके बाद आप आ जाए वफाक के, उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने उसने कहा जी कि हमने सेंसस करवानी है। अभी ठीक है, आप सेंसस करवा लें, हमने हल्का बंदियाँ करवानी है। अब हल्का बंदियों के ऊपर आके एक चीज़ तय हो गई थी तमाम पार्लियामेंट के अंदर कि नए हल्के कोई नहीं इसमें एक्सपेंड किए जाएंगे, जो पुराने हल्के हैं उन्हीं के ऊपर इलेक्शन होगा, सीटों की तादाद नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो हल्का बंदियाँ थोड़ी बहुत वो की जाएंगी। लेकिन वो कोई आइन के अंदर मजबूरी नहीं है, आइन के अंदर मजबूरी है सेंसस, क्योंकि हर 10 साल बाद सेंसस होना ज़रूरी है, जो कि दिसंबर 2021 तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि सेंसस कंप्लीट करता और अपने वक्त के ऊपर 2023 में इंतखाबात होते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की और आज भी हीले बहाने से इंतखाबात को आगे लेके जा रहे हैं। आज का सुप्रीम कोर्ट का अगर आप केस देखते हैं, जो रिव्यू पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन की, उसके अंदर देखें इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब, वहाँ पे जवाब नहीं था। इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो वहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाए। लेकिन आप फिर भी ये वो उनका ख्याल है कि हम इसको प्रलॉन्ग करेंगे, और मेरा भी ये ख्याल है कि इन्होंने इंतखाबात नहीं करवाने।
कोई ना कोई नए हीले बहाने से इसको आगे लेके जाएंगे। तो निगरान हुकूमत ही आगे चलेगी जी, निगरान और निगरान अगले ठीक है टाइम में मैं आपको ये दूंगी, इस हवाले से हम बात करेंगे निगरान हुकूमत के हवाले से। फारूक हमीद साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। फजलुर रहमान साहब खामोश हैं, ज़ेर ताब है इस वक्त पीपल्स पार्टी भी, PTI भी, तो ऐसे में नवाज शरीफ की तरफ ही हम देखेंगे ना कि वो आएंगे और मुल्क की मईशत ठीक करेंगे, या आप भी नहीं समझते कि जी उनके पास इसका कोई हल नहीं है? लेकिन ये नवाज शरीफ साहब तो पहले 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। फिर उसका आपको पता, उसके बाद उनकी लास्ट टाइम तो 2017 में कन्विक्शन हो गई, जेल सेंटेंस वगैरह, फिर पाकिस्तान छोड़ के चले गए। मैं ये कहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब की जो अपना सेंटेंस है वो तमाम वो अपना केस अपील में वो जीत जाते हैं वापस आने के बाद, और जिस वक्त सुनने के फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं तो इफ ही विंस इलेक्शन, अवाम उनको दोबारा मुंतखब करते हैं, उनको मेजॉरिटी मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि देयर इज नो हार्म, चौथी दफा आ जाए, मोस्ट वेलकम। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर उनके फिर भी इसहाक डार साहब ही होंगे। अब इसहाक डार साहब अभी जो गए हैं और बाय द टाइम वो इलेक्शन होंगे तो मुझे लगता है ये $400 जो है वो 400 का फिगर भी क्रॉस कर चुका होगा, इस तरह के हम हालात को देख रहे हैं। तो अभी इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम ये कहें कि हाँ जी नवाज शरीफ साहब इकोनॉमी को संभाल के। हमारी जो केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा जो है, उन्होंने कल क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ कि मैंने क्यों ओहदा कबूल किया, हालात तो बहुत खराब है जो पाकिस्तान मईशत के। और IMF टोटल आपको कंट्रोल कर रहा है, यानी कि लोगों को रिलीफ देने के लिए आपने अपना प्लान भेजा है IMF के अप्रूवल के लिए। आपको क्या अभी सूरत हाल लगती है कि अभी ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है मुस्लिम लीग नून के पास, नवाज शरीफ के पास, कि सिर्फ और सिर्फ नजरें टिकी हैं नवाज शरीफ की तरफ कि वो आएंगे और अब मुल्की मईशत का जो पहिया रुक चुका है वो दोबारा से चलेगा? फारूक हमीद साहब भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि डार साहब को ही लेकर आएंगे ना वो वजीर खजाना, अगर आ भी जाते हैं तो उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे IMF से बहुत बड़ी डील्स हो जाएंगी और सब कुछ हो जाएगा। ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो ना तो किसी नवाज शरीफ साहब को जानता हूँ ना किसी इसहाक डार को जानता हूँ। मुझे मसला सिर्फ और सिर्फ मईशत का है, अगर तो मुझे आम आदमी की बात करनी है। मुझे ये बता दें कि इस वक्त मुल्क का हाल जो है वो कहाँ पहुँचा हुआ है, और ये क्या एक दिन में हो गया है? जो आप ये कहें कि जी वो शख्स तो 2 दफ़ा भी रहा है तो उसका भी तो हिस्सा होगा ना आज के हाल में। जो लोग पहले रहे हैं हुकूमतों में उनका कोई ना कोई हिस्सा तो होगा ना। मैं सिर्फ आज की अगर आपसे बात करूं, 1780 पॉइंट्स मार्केट क्रैश हो गई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। यूं गई है मार्केट, 200 अरब रुपए सरमायाकारों के डूबे हैं आज। बिल्कुल, आपने दिन भर रिपोर्ट भी कोई इंटरफेरेंस हमें नजर नहीं आई, कोई इंटरफेरेंस हमें आज नजर नहीं आई हुकूमत की तरफ से। कोई ऐसा स्टेप हमें उठाते हुए नजर नहीं आया निगरान हुकूमत। और सिर्फ आज की बात नहीं हो रही, मैं अगर 16 अगस्त से और आज तक की बात करूं ना तो 9 दिन, इन 15 दिनों में 9 दिन ऐसे हैं जब स्टॉक मार्केट जो है वो गिरी है। बिल्कुल, क्या है ये? दूसरी तरफ आप आ जाएं इसके ऊपर कि यार डॉलर का सिर्फ मैं आपसे अगर बात करूं तो इन 15 दिनों में 16 दिनों में 25 रुपए इंटरबैंक में, हाँ जी, और ओपन मार्केट में इंटरबैंक में 18 रुपए और ओपन मार्केट में 25 रुपए बढ़ा है। IMF के मुआहदे की शर्त क्या है आपकी कि इन दोनों के दरमियान 1 रुपए 25 पैसे से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। वहां आपको जो है वो नहीं हो रहा कि जनाब ये कुछ हो रहा है तो होता रहे। अरे भाई, दूसरी तरफ आप कहते हो कि बिजली के बिलों में अगर आप सब्सिडी देनी है तो आप IMF की तरफ जाएंगे। IMF की उस शर्त पर अमल नहीं कर रहे आप कि जनाब इंटरबैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो है 1 रुपए 25 पैसे से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। यहां आपको IMF की शराइत याद आ रही है जहां आपको आवाम को सब्सिडी देनी है। तो सिर्फ और सिर्फ जेबें आज भी भरी जा रही हैं। डॉलर ऊपर नीचे होता है, कुछ जेबों में पैसा जाता है। स्टॉक मार्केट गिरती है, कुछ लोगों की जेब में पैसा जाता है। बिजली के बिलों में इजाफा होता है, अशराफिया को फायदा होता है। तो ये क्या है सब? क्यों आप नवाज शरीफ की बात करती हैं? क्यों आप इसहाक डार की बात करती हैं? नहीं करें, आम आदमी की बात करें। वो मर गया है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं बचा है। ये देखे ना कि क्या हो रहा है इस मुल्क में यार। तो सर, नून लीग वाले यही तो कह रहे हैं कि आम आदमी की जो नजर है वो नहीं जुड़ी है। कितने प्रोजेक्ट्स थे जो मोटरवे की वो तो बनाई नवाज शरीफ नहीं है ना, वो ही आएंगे तो फिर मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जो जब तक PTI थी, जब तक उनकी गवर्नमेंट थी, तो ये जो मुल्क का हाल हुआ है सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। देखें, जादू की छड़ी जो है ना वो तो कोई नहीं है, जादू का एक चूड़ा था उनके पास, वो उन्होंने ट्राई कर लिया इसहाक डार साहब की सूरत में। उससे पहले जो है मिफ्ता इस्माइल साहब थे। मिफ्ता इस्माइल साहब
हमें नजर आया था कि कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपने उन्हें भी नाकाम बना दिया क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब की पर्ची थे। उसके बाद आप जो अपनी पर्ची ले आए। मुल्क में 16 माह में भी आप कुछ डिलीवर तो नहीं कर सके ना लोगों को। अगर आपने कुछ डिलीवर किया होता तो मैं आज भी आपसे कहता कि जी ठीक है, नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो डेफिनेटली उनके पास कोई बड़ा जबरदस्त प्लान होगा और लोग जो इससे निकल आएंगे। अरे IMF की शराइत पे तो आपने अमल करना ही करना है। अभी आपने डॉलर जो है 350 तक लेके जाना ही जाना है। अभी आपने बिजली के प्राइसेस और बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। आपने कोई सब्सिडी देने नहीं है। अभी पेट्रोल आपने आज पेट्रोल जब आप बढ़ाने जा रहे हैं तो आपके सामने जो डॉलर का रेट है, आप आलमी मंडी में जिस रेट से डॉलर वो पेट्रोल खरीदे, वो ऑयल खरीदेंगे, तेल की जो भी हमारी वस्तुएं हैं वो खरीदेंगे, उसी के मुताबिक आप बढ़ाएंगे ना, तो पेट्रोल पंप तो आज आप पे गिरेगा। अब हमको क्या रिलीफ मिल रहा है? वहां बैठे हुए हैं। अगर मैं एक लम्हे के लिए ये सोच लूं, ये वाली बात जो आपकी लाइन है उसके ऊपर अगर मैं सोचूं कि जी नवाज शरीफ साहब आएंगे तो जनाब मईशत बेहतर हो जाएगी, तो जो कुछ आज खराब की जा रही है मईशत, क्या इसके पीछे भी फिर नवाज शरीफ साहब ही होंगे? डेफिनेटली उन्हीं के कहने पे ये सब कुछ खराबियां मजीद पैदा की जा रही होंगी। इतना गिरा दो कि मैं आके एक रिलीफ दूंगा तो वो जो लोग कहेंगे वाह 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 क्या कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। मुझे किसी एक नवाज शरीफ साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, मैं किसी से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे मुल्क के अवाम से हमदर्दी है। उस मुल्क के अवाम के लिए मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ठीक है मुनीब साहब, आपको क्या सूरत हाल लगती है? क्योंकि जैसे ही निगरान हुकूमत आई थी, मईशत के लिए बड़े इजलास बुला लिए गए थे, एक और इजलास कुछ दिन पहले भी बैठा था, लेकिन अब जो निगरान वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर, वो तो बड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। IMF से भी राब्ते तो किए जा रहे हैं, लेकिन देखा फिर नवाज शरीफ की तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, घुमा फिरा के बात नवाज शरीफ के ऊपर यारी है। आपके सवाल में बात ये है कि नवाज शरीफ नहीं है अगर पाकिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चल सकता? नहीं क्या पाकिस्तान के मुताबिक तो नहीं। तो वही मैं बात कर रहा हूँ ना, बात ये कि क्या हमारे यहाँ माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता? यहाँ पे हमारे पास अच्छे से अच्छे कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, सब कुछ हो सकता है। बात यह कि हमारे मुल्क में जो चीज़ है वो सियासी अदम इस्तेकाम जो सा पैदा किया गया है, जब तक ये सही नहीं होगा हमारा माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। तो अब नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। देखें, इमरान खान को अंदर बंद कर दिया आपने, PTI के वर्करों के साथ क्या हो रहा है, एक केस से निकलते हैं बाहर, साथ ही दूसरे केस में अंदर चले जाते हैं। तो सियासी इस्तेकाम जो सा बहुत ज़रूरी है, वो आप नवाज शरीफ को लाएँ या ना लाएँ, उनका इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। और हमें जो सा है सबसे पहले यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने चाहिए 90 डेज़ के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और जब तक ये नहीं होगा और हमारा यहाँ इन्फ्लेशन और डॉलर और पेट्रोल वगैरह ये सारा कुछ डिस्टर्ब रहेगा और सारा असर जो है गरीब आवाम के ऊपर पड़ता रहेगा। तो सबसे पहली बात यह कि हमें नवाज शरीफ, इन अशराफिया ये जो स्पेसिफिक हैं, ये जरदारी और अशराफिया, इनसे बाहर निकलना होगा और हमें अपने बेहतरीन और अच्छे कॉम्पिटेंट लीडरों को चूज़ करना होगा। हमें इन लोगों की तरफ देखना चाहिए, ना कि नवाज शरीफ की तरफ देखना चाहिए। हालांकि वो कन्विक्टेड है, बाहर हैं। अब फिर हम आज यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ नहीं आ रहे, तो तभी तो सियासी अदम इस्तेकाम है यहाँ पे। और वो क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे कि चीफ जस्टिस अता बंदियाल चले जाएँ तो मैं आ जाऊँ। तो ये चीज़ें नहीं होती। अपनी मंशा के मुताबिक आप अदालतों से नताइज हासिल करना चाह रहे हैं, इट्स मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी हुई है। वो हालांकि आर्मी चीफ और नवाज शरीफ, इनका आपस में कोई आपस में कंट्राडिक्शन नहीं है। तो बहरहाल इनको डर है, अदालतों से डर है, अता बंदियाल की कोर्ट्स के साथ, जो कि इंसाफ फराम कर रही हैं। हाँ, अब आगे फाइज ईसा साहब ने आ जाना है, अब उनको भी उन्होंने मेरा ख्याल शायद एक आधा महीना देखना है, तो देखेंगे वो इनके जो कि हमें नज़र आ रहा है कि वो इनके मिजाज के मुताबिक हैं। तो मुमकिन है पहले सितंबर में आना था उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, अब वो मोस्ट प्रोबेबली शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि अक्टूबर में आना, तो इट्स मीन्स अक्टूबर में आना है। तो अक्टूबर में चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब आ चुके होंगे। तो बहरहाल बात ये है कि इसमें हमें नवाज शरीफ को जो सा है, हमें अमीन हैसल को देखना चाहिए कि 3 दफ़ा वो आ चुके, हम बार बार उनको आजमाएं और हमें ये खुद इनफरादी तौर पे सोचना चाहिए इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक है। तमाम हमारे पैनलिस्ट के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापस आ भी जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मुल्क की मईशत पर, इसीलिए वो अगर नहीं आते तो तब भी कोई, अगर आ जाते हैं तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। सूरत हाल अब बड़ी दिलचस्प हो चुकी है मुल्क की सियासत में। सूरत हाल कुछ ये है कि अब नज़रें जो टिकी हैं वो माह सितंबर पर टिकी हैं। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो सितंबर के महीने में चले जाएंगे, जबकि नए चीफ जस्टिस हैं वो आ जाएंगे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि निगरां हुकूमत को मज़ीद वक्त देने की तैयारी की जा रही है, कोशिश की जा रही है। ऐसे में बेबसी का इजहार भी कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने ये कहा कि चीफ जस्टिस को रबर स्टैम्प बना दिया गया है, और यही नहीं बल्कि बेबसी इस हद तक बढ़ चुकी है कि 90 रोज़ में फिर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे या नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन करा पाएगी या नहीं? आजम साहब, जो देखें, आइन तो यही कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जिस तरह का प्लान इख्तियार किया गया है, जो स्टेप बाय स्टेप इस कौम के सामने आ रहा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएं। क्योंकि आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज का ही अगर हम देख लें डिसीजन, उसके बाद उसूली तौर पर इंतखाबात हो जाने चाहिए। इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस होना चाहिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन हमने पिछले कुछ आप देखें ना, कोई 8-9 माह हो गए हैं हमें ये सारा तमाशा देखते हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन जो है इंतखाबात की तरफ जाएगा, बल्कि हीले बहानों से इसको आगे डिले करेगा। अभी आप देखें सेंसिस के उसके ऊपर करेगा, फिर नई जो हल्का बंदियाँ हैं उसके ऊपर लेके जाएगा। तो इसलिए इन्होंने खींच खूंच के 2024 में लेके जाना है। लेकिन आप देखें कि इस वक्त सिर्फ ये है कि सियासी जमातें नहीं, बहुत सारे और बाकी जो तबकात हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं, वो भी इंतखाबात का मुतालबा लेकर मैदान में उतर चुके हैं। अब आप वकला को देख लें, हमारे वकला का एक ऐसा सेक्शन भी है जिन्होंने बहुत कंप्रोमाइज़ किया कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, क्योंकि जब मतलब आइन से बालातर कुछ इकदाम हो रहे थे तो उन वकला ने खामोशी भी इख्तियार की थी। बहुत सारे वकला बोले, लेकिन कुछ लोगों ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन उस कंप्रोमाइज़ का नतीजा ये निकला कि गैर आइनी इकदाम बढ़ते चले गए। आज मैं देख रहा था कि पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल, वो भी इसमें एक्टिव हो चुकी हैं और आइनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात का मुतालबा लेकर बाहर आ रही हैं। अब इन दोनों ने, एक ने 5 सितंबर को, एक ने 7 सितंबर को कन्वेंशन इस्लामाबाद में बुला ली हैं। मेरा ख्याल है कि इसी तरह अगर दबाव कायम किया जाएगा, 7 सियासी जमातें, अब देखें सिर्फ एक सियासी जमात है, वो है मुस्लिम लीग नून, जो इंतखाबात नहीं चाह रही। बाकी तमाम सियासी जमातें भी चाहती हैं, तमाम तबकात भी चाहते हैं ताकि मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए। ठीक हो गया। फारूक हमीद साहब, आइडियल बात तो यही है कि आइन पर अमल दरामद कराया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि डेट दे देंगे इलेक्शन के आने वाले दिन में, लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद करा सकेगी 90 रोज़ में इलेक्शन पर? देखें, पहली बात तो ये कि प्रेशर बहुत है, डोमेस्टिक प्रेशर भी, और मैं इंटरनेशनल प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जेल में जाना चाहता हूँ, सबको मालूम है। हाँ जी। और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान भी बड़ा प्रेशर है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब तो अपना जो फैसला है वो तो इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। 14 मई वाला पंजाब के इलेक्शन, KPK के इलेक्शन कोई डेट कभी आई नहीं, ना वहाँ बात हुई। प्रेसिडेंट साहब ने भी पूरी कोशिश की आइन के तहत कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो इन प्रिंसिपल, लेकिन वो भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जो आज फैसला है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी 14 मई के वाले से, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन पे इतना प्रेशर है कि वो चले नवंबर में अगर नहीं भी होते और वो डीलिमिटेशन का बहाना बनाते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि डीलिमिटेशन को वॉर फुटिंग पे करें, ताकि कम से कम फरवरी तक की जो बात आ रही है कि अर्ली फरवरी या मिडिल फरवरी, कम से कम वो भी अगर हो जाए तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, हमारे आइन के लिए, हमारी जमहूरी सिस्टम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि फाइनली इलेक्शन हो गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में। अच्छा लेकिन गोइंग बियॉन्ड फरवरी, फारूक हमीद साहब, आपका पॉइंट क्लियर है। मुझे फहीम से भी बात कर लेने दीजिए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। फ़हीम, आपको क्या लगता है कि अभी सूरत हाल वाकई इलेक्शन की तरफ जाती तो दिखाई दे रही है? प्रेशर तो है इंटरनेशनल भी, डोमेस्टिक भी, लेकिन क्या ऐसे में इलेक्शन हो जाएंगे 90 रोज़ में? देखिए, मेरा ख्याल है कि आप इलेक्शन को छोड़ें, इलेक्शन हम कराएं 2030 में, ठीक है। 2030 में जब जनाब फायजीसा साहब भी रिटायर हो जाएं, वो भी चले जाएं, उनके बाद जिसने आना है वो भी आके चला जाए, मुल्क में एक रेफरेंडम करा लें। ठीक, एक रेफरेंडम कराएं कि मुल्क में लोगों को इलेक्शन चाहिए या महंगाई में कमी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए या इलेक्शन चाहिए, लोगों को यहाँ पर अमन अमान की बेहतर सूरत हाल चाहिए या इलेक्शन कराइए। एक रेफरेंडम कराया था ना परवेज मुशर्रफ साहब ने। हाँ जी।
पूरे मुल्क में जो है सड़कों पर डब्बे रख दिए गए थे, गुजरते हुए लोग जो है उसमें पर्चियां डालते रहे थे। मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार चाहिए नहीं चाहिए, इक़्तिदार में तूल चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा फ़हीम, टाइम एक्चुअली शॉर्ट है, मुझे आपका पॉइंट ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ में इलेक्शन कराने में कामयाब हो पाएगा? देखिए इलेक्शन सुप्रीम का काम नहीं है ना इलेक्शन कराना, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। उमर अता बंदियाल साहब चले जाएंगे, फायदे साहब किस मूड से आते हैं, तो इस प्रेशर को जो बिल्ड किया जा रहा है उसको रोक लिया जाएगा आपके मुताबिक। ठीक है फ़हीम साहब, आपका पॉइंट क्लियर है। मुझे अब मुनीब साहब के पास जाना है। मुनीब साहब, आपको क्या सूरत हाल लगती है, आप अग्री करते हैं फ़हीम के पॉइंट से? जी हाँ, ऐसे ही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो इंटेंशंस हैं वो इलेक्शन की तरफ तो नहीं है। क्योंकि पहले तो इनिशियली जब इलेक्शंस की बात हो रही थी, जब इमरान खान ने असेंबली डिज़ोल्व की थी प्रोविंसेस की, ये KP के और पंजाब असेंबली, उस वक्त इनका ये इशू था कि जी हमारे पास वो हमें सिक्योरिटी दे दें, हमें फ़ंड दे दें, हम इलेक्शन अगले दिन करवा देंगे। तो वो बात भी आई गई हो गई। अब वो सेंसस और डिमिलिटेशन का इशू आ गया। तो बात ये कि इंटेंशंस इलेक्शन कमीशन की क्लियर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ के आने से आए और उनसे पहले उनके आने पे ही इलेक्शन होंगे। अब बस उनके आने के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा वाज़ेह है, आर्टिकल जो 48 उसकी सबसेक्शन 5 है, इसी तरह 224 है, वाज़ेह है कि जी इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर हो जाने चाहिए। तो बहरहाल ये आइडियल सिचुएशन तो यही है, और आइन पर अमल दरामद भी होना चाहिए, जो कि एक जमहूरी भी है हर पाकिस्तानी का, कि उसको वोट डालने का हक भी मिलना चाहिए और टाइम पर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उसके मुनाफी ही होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया शेख मुनीब साहब, एडवोकेट साहब, आज़म चौधरी साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, फ़ारूक हमीद खान साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।